नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की टॉपिक नंबर यहाँ पे सेकेंड होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जैव विकास के अंतर्गत लगभग 20 एमसीक्यू के आसपास प्रश्नों की, जो विगत किसी न किसी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछा ही गया है। चलिए बारी बारी से उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं फुल विश्लेषण के साथ। नंबर 1 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, जो उस समय यहाँ पे नहीं था? तो देखिए उस समय जो गैस नहीं था यहाँ पे ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन। इसमें दिया हुआ है कि प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन अर्थात जिसे आदिम बोला जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित था। जबकि हम लोग बात करें मीथेन की, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आदि गैस उस समय उपस्थित थी, चूँकि वोल्केनिक प्रक्रिया उस समय होती थी, ध्यान रखिएगा। और जब भी वोल्केनिक प्रक्रिया होगी तो उसमें ये सारी जो गैसों की प्रधानता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है, लगभग कब हुआ है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देख पा रहे काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे डिजिट है, 10 अंकों में, लगभग 2 अरब पहले, ध्यान रखिएगा 2 अरब पहले ऐसा माना जाता है। अब इसको करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए, जिसे हम लोग जियोलॉजिकल कैलेंडर बोलते हैं, जो जियोग्राफी वगैरह में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो जियोलॉजिकल कैलेंडर में पूरा एरा हो गया, ठीक है, फेनरोजोइक, अजोइक, पेलियोजोइक, सेनोजोइक, बहुत सारे उसमें देखेंगे एरा आपको नजर आएगा। उसमें आप ध्यान रखेंगे 2 अरब वर्ष पहले यहाँ पे माना जाता हुआ है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का जो उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुआ है। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय था, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीव यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे विकास हो गया। तो बायोलॉजी में आप लोगों ने जरूर पढ़ा ही होगा कि एक कोशिकीय को क्या लक्षण होता है, बहुकोशिकीय यहाँ पे किसको बोला जाता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव यहाँ पे कौन सा होगा? तो इस पे हो जाएगा, देखिए नील हरित शैवाल, जो आज भी आपको जल वगैरह में, ठीक है, जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा नीला जो हरा जो शैवाल होता है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में यहाँ पे सहायक होने लगी। तो ऑक्सीजन का देखिए मेन जो सोर्स होता है यहाँ पे, जो भी पादप कोशिका जो होता है, ठीक है, पौधे वगैरह वहीं तो होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए शैवाल आ गया तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ने लगी। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर यहाँ पे आधारित है? बहुत फेमस है यहाँ पे, देखिए ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तीनों का तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, इसीलिए चारों को चारों यहाँ पे देख पा रहे हैं, सॉरी तीनों का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अर्थात तीनों यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त सभी। चार्ल्स डार्विन, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, इसे आप सुन लीजिए। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में यहाँ पे छपा हुआ है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन हो गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एवं वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा हुआ है? तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा गया है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बीपीएससी में पूछा गया है। तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डार्विनवाद, इसके प्रस्तुत विकासवाद यहाँ पे डार्विनवाद या प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाना चाहिए डी, ठीक है, और दिया भी है डार्विनवाद, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान का नींव बना। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया हुआ था? देखिए यहाँ पे जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया हुआ था लैमार्क के द्वारा। बीपीएससी में से प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत जो सिद्धांत फ्रांसीसी जो जीव वैज्ञानिक यहाँ पे देख पा रहे हैं, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, ठीक है, जो 1809 में उनकी जो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फिलोसफी जूलॉजिकल, ठीक है,
में छपा। इसमें लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया हुआ था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने, ध्यान रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री हैं ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होता है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है, यही उत्परिवर्तित, जिसको म्यूटेंट बोला जाता है, बहुत सारा मूवी वगैरह ने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने, कि म्यूटेशन की प्रक्रिया से कैसे उनमें एक अलग चेंज आ जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग यहाँ पे सांध्य प्रिमरोज अर्थात इवनिंग प्रिमोर्ज पर यहाँ पे किया हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे दिया हुआ है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, ठीक है। और इसका पूरा नाम है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ह्यूगो डी ब्रीज। उसके बाद हो जाएगा विकास का सिद्धांत, तो पता है आपको डार्विन के द्वारा दिया गया था। और एक जीन एवं एक इंजाइम की जो परिकल्पना किया था बीडल और टैटम के द्वारा। और ओपरॉन अवधारणा यहाँ पे दिया गया था जैकब और मोनोड के द्वारा। तो ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3। ए का 4 और बी का 3 देख पा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, सी का हो जाएगा 1। ऐसा एक ही उत्तर है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। विकास का मुख्य कारक यहाँ पे क्या हो सकता है? तो विकास का जो मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण होगा, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक वर्ण। तो जैव विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेद एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों को ही यहाँ पे आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में जो अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, किसमें? तो अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से सांपों का जो अंग है धीरे धीरे लोप होने लगता है। इसको देखिए, फ्रांसीसी जो जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि बहुत सारा देख रहे हैं ना, अभी अंगुलियों का जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके हाथ में 5-5 अंगुलियाँ आप देख रहे हैं, सबका जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है बराबर नहीं होगी। तो डिपेंड करता है किसका प्रयोग हम सबसे अधिक कर रहे हैं, किसका प्रयोग सबसे कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक अपेंडिक्स का भी नाम सुना होगा आप, ठीक है। अपेंडिक्स जैसे कि एक स्ट्रांग माना जाता है, जो समय समय पे, ठीक है, जनरली ऑपरेशन की वजह से इसको ख़त्म किया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको समझना है। बदलते वातावरण में जीवधारी, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक जो प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। लैमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में यहाँ पे सर्पों में टांगों के अभाव को बताया। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? अब देखिए 1992 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, लेकिन रिपीट भी हो सकता है। माना जाता है यहाँ पे चीता की जो प्रणाली है, ध्यान रखिएगा, चीता ही कह रहा है कि अकेला पशु है जो भारत में लगभग विलुप्त घोषित किया गया है। तो बिल्ली की यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे सब रखा जाता है, चीता, शेर वगैरह सबको, ठीक है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानुस। देख पा रहे हैं, बीपीएससी में ऐसे प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। तो क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान अर्थात मानव होपियंस का, माने मानव जो बोला जाता है ना, होमोसेपियंस, उसका अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति अर्थात सब स्पेसीज होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नन के अनुसार शरीर का गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर माने 6 फुट लंबा था और इसकी कपाल गुहा लगभग, देख पा रहे हैं, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, लगभग 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किसे संदर्भित किया जाता है? तो इसका जो संदर्भित किया जाता है एक आदिम, ध्यान रखिएगा, जाति से, एक स्पीसीज से है। यहाँ पे डेनिसोवन एक आदिम मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग, यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म
के जो जबड़े के विश्लेषण से इनकी पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की गई। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी। तिब्बत में प्राप्त देखिए डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य अर्थात प्लाइस्टोसीन जो काल होता है, मैंने आपको तभी बताया था जियोलॉजिकल कैलेंडर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज ये नाम बहुत आपको और लगेगा। तो प्लाइस्टोसीन जो काल था लगभग यहाँ पे 1.6 लाख वर्ष पहले का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस एवं निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालीन मानव प्रजाति यहाँ पे माना जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक आदि मानव जाति। आर्कियो, ठीक है, आर्कियोपेट, देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अजीब है इसका। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा जुरैक्सिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, यही है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म, जिसे फॉसिल बोला जाता है, लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत एवं अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए, माने अगला जो भाग था उड़ने के लिए, पंखों में रूपांतरित हो चुके थे, परंतु यह जंतु जैव विकास को यहाँ पे सिद्ध करता है। नेक्स्ट, आर्कियोटेरपिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, ये हो जाएगा सरीसृप और पक्षी के बीच का। ठीक है, क्योंकि ये चल भी सकता है, उड़ भी सकता है। मैमज पूर्वज है किसके है, यहाँ पे हाथी का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा मैमज। ठीक है, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। मैमज प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर यहाँ पे थे, कौन थे, तो मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक जो एरा था, मेसोजोइक जो काल का माना जाता है, वहीं पे इनका, ठीक है, उद्गम हुआ था, जन्म हुआ था। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को माना जाता है कि 3 यहाँ पे भागों में बांटा जा सकता है, 3 कल्प, अर्थात पहला हो जाएगा ट्राइसिक कल्प, उसके बाद हो जाएगा जुरैसिक कल्प, उसके बाद हो जाएगा क्रिटेशियस कल्प। इसको कल्प मतलब युग होता है, ध्यान रखिएगा, युग मतलब समझ सकते हैं। जिसका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, जिसका सबसे अधिक जो टाइम पीरियड है, देखिए क्रिटेशियस जो कल्प है लगभग 7 करोड़ वर्ष दिया है। क्रिटेशियस में ही डायनासोर, पुष्पीय पादप, स्तनियों का यहाँ पे विकास होता है, और किंतु अंतिम समय में उत्तरी महाद्वीपों से जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हो गई है। तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा, जियोग्राफी वगैरह में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, अंगारा लाइन, गोंडवाना, ठीक है, अंगारा लाइन, गोंडवाना लाइन, ठीक है, तो आपको समझना होगा पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डायनासोर रहे हैं, कब रहे हैं यहाँ पे, तो मेसोजोइक युग में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोजोइक युग, वही जिसको 3 भागों में बांटा गया। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम यहाँ पे सही होगा, तो इसमें जो देखिए जो अनुक्रम सही है, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। कैसे यहाँ पे विकसित हो रहा है, जैसे शुरू में आपने देखा था कैसे नीले हरित शैवाल आया, उसके बाद धीरे धीरे जो भी पादप, ठीक है, पौधे की जो भी जातियाँ होती है वो धीरे धीरे पृथ्वी पे आया, फिर कैसे कैसे रीढ़ विहीन जीव जंतु आया। तो सब जो आया है ना, एक जियोलॉजिकल कैलेंडर के आधार पे उसको पूरी तरीके से इंडिकेट किया है। अब ये जो जियोलॉजिकल कैलेंडर है, याद बहुत लंबा चौड़ा याद नहीं होगा, ठीक है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको देखना पड़ेगा कि कब कब जो भी बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि डायनासोर कब आया, रीढ़ विहीन जीव जंतु कब आया, फूल पौधा यहाँ पे कब आया, ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे। दिए गए विकल्पों में देखिए सिलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। कुल मिला के यही था, कल हम लोग बात करेंगे तीसरे टॉपिक का। तो डेली की डेली आप लोग बने रहिए, ठीक है, और टाइम के लिए कमेंट करिए कब आपको चाहिए, एंड शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।